मेरा नाम मोहन है। मैं दुबई में 5 साल तक रहा था। अभी नई नई शादी हुई थी। मम्मी ने 1 हफ्ते बाद ही बातें सुनाना शुरू कर दिया कि बहनों की शादी करनी है और तुम्हारी शादी पर बहुत खर्चा हो गया है। कर्जा लिया है, अब तुम्हें ही जाकर कर्जा उतारना है और बहनों की शादी भी करवाना है। माँ का कहना था कि तुम्हारी शादी पहले इसलिए करवाई थी कि कल को यह ना कहो कि मैं बड़ा था तो मेरी शादी पहले नहीं करवाई। लेकिन अब यह नहीं होगा कि तुम अपनी पत्नी के पल्लू से बंधकर बैठ जाओ और कोई काम ना करो। बाहर जाओ, बहनों के लिए पैसा जमा करो। जब बहनों की शादी कर लेना तो फिर अपनी पत्नी के साथ अलग रहना, जो मर्जी करना, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बात तो उनकी ठीक थी। इकलौता भाई था मैं और 3 बहनें थीं। अगर सिर्फ घर चलाना होता तो बिहार में ही कोई नौकरी कर लेता, लेकिन बहनों की शादी करनी थी और पत्नी का खर्चा भी था, इसलिए दुबई चला गया। हम यहाँ घर से यह सोच कर आते हैं कि बहुत ही आसान काम होगा, 3-4 घंटे का काम और उसके बाद पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आकर पता चलता है अपने घर पर सूखी रोटी भी मिल जाना अच्छी बात है। कम से कम इंसान तो इज्जत से रहता है। मुझे दुबई में 5 साल हो गए थे। मैं अभी तक अपने कागजात नहीं बनवा पाया था। मेरे पास इतने पैसे ही जमा नहीं होते थे। जो पैसे थोड़े बहुत जमा होते वो घर भेज दिया करता था। इस पर भी घर वाले कहते थे कि गुजारा नहीं चल रहा है। पत्नी से बात करता तो वो अपना रोना लग जाती। बस यही कहती कि नई नवेली दुल्हन को शादी के 1 हफ्ते बाद ही छोड़कर चले गए और अब 5 साल हो गए हैं, कोई औलाद भी नहीं मिला है मुझे। यह वक्त मैंने कैसे गुजारा है मैं जानती हूँ। अपने मेरे जवानी को बर्बाद कर दिया है, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप वापस भी आ जाएंगे तब भी नहीं। मैं बहुत परेशान रहता था। किसी तरह मेरे कागजात बन जाते तो मैं इतना पढ़ा लिखा था कि ऐसी नौकरी कर लेता जिसमें मुझे घर जाने की छुट्टी भी मिल जाती और टिकट के पैसे भी बन जाते। लेकिन सारा दिक्कत कागजात का था, जिसके लिए काफ़ी सारी फीस जमा करवानी होती थी। वक्त हाथ से निकलता चला गया और पता ही नहीं चला। समझ से बाहर था कि क्या करूं। कोई भी काम नहीं मिलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे नहीं बनते थे कि जितने शायद बिहार में होता तो बना लेता। कभी कभी दिल करता था कि वापस चला जाऊं, मजदूरी कर लूँगा, दिहाड़ी बना लूँगा, लेकिन यहाँ नहीं आऊँगा। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब यहाँ कोई ऐसा भी नहीं था जो मुझे पैसे दे दे ताकि मैं वापसी की टिकट करवा लेता, और वह मुझे पैसे देता तो वह यही समझता कि यह भाग जाएगा। इस मामले में अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन बस स्टैंड पर बैठा था। रात का वक्त था, घर भी नहीं जा सकता क्योंकि जो कमरा लिया था उसका किराया देना था। मेरी जेब में इतने पैसे थे कि किराया दे देता, लेकिन फिर खाने को मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता। एक औरत वहाँ आकर खड़ी हो गई। औरत काफ़ी लंबी थी, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस वक्त कोई भी चीज़ मेरी आंखों को अच्छी नहीं लग रही थी। उसने कहा कि परेशान लग रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों को इंग्लिश बोलना आता है। वैसे भी उसके लहजे अलग थे कि जैसे अभी ही उसने इंग्लिश बोलना सीखी है। मैंने कहा कि आपका लहजा तो काफ़ी साफ़ है। तो कहने लगी, मुझे 7 से 8 भाषा आता है और इंग्लिश तो मेरे पापा भी बोलते थे और मेरा काम ही ऐसा है। मैंने कहा, क्या काम है आपका? वो ज़रा सी मुस्करा दी और बोली, तुम काम करोगे? क्योंकि जिस तरह से तुम बैठे हो लगता है तुम बहुत परेशान हो, और आजकल हर परेशानी का हल पैसा ही है। अगर जेब में पैसे होते हैं तो लोग कभी भी ऐसे नहीं बैठते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम ठीक कहती हो, मेरा दिक्कत भी दौलत ही है। मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं मिल रहा जो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सके। उसने कहा कि मुझे भी कुछ ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो बहुत ज़्यादा मजबूर हो, क्योंकि मजबूर लोग मेहनती होते हैं।
तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं रहो, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगी। तो मैंने कहा कि आपने तो मेरा नाम तक नहीं पूछा और काम देने की बात करती हैं। वैसे यहाँ पर ये सब होना नॉर्मल था, क्योंकि इधर लोग सीधी बात किया करते थे, ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करते थे। उसने कहा, तुम्हारा नाम भी पूछ लूँगी। मैंने कहा कि काम कैसा होगा? अगर आपको मुझसे अपने घर के काम करवाने हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं पहले भी किसी के घर में काम कर चुका हूँ, लेकिन वो लोग बहुत अजीब थे। काम ज़्यादा करवाते थे और पैसे कम देते थे। एक घर में मैंने 2 महीने के लिए काम किया था। वो भी एक औरत थी जो मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाती थी और पैसे कम देती थी। फिर भी मैं मजबूरी में काम करता रहा, लेकिन मुझे पता चला कि वह मुझे उसी बर्तन में खाना डालकर दे रही थी जिसमें अपने कुत्ते को खाना दिया करती थी। मैंने फ़ौरन वो नौकरी छोड़ दी और कसम खा ली कि इस तरह का कोई भी काम नहीं करूँगा। उसने कहा कि फ़िक्र न करो, इस तरह का कोई काम नहीं है। मेरे घर में काम करने के लिए पहले से ही 2 से 3 नौकर हैं और तुम्हें मेरे लिए काम करना है, मेरे घर का काम नहीं करना है और मेरे साथ रहना है। काम की बात मैं तुम्हें घर जाकर समझा दूंगी, फ़िक्र नहीं करो। मैंने कहा कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे? मैं पहले जगह जगह से धोखा खा चुका था, इसलिए पहले ही पैसों की बात कर दी, क्योंकि पैसों के लिए ही तो इंसान काम करता है। अपनी मेहनत के पैसे मांगने में भला कैसी शर्म। अपने वक्त पर मेहनत के पैसे मांगना कोई भी बुरी बात नहीं है। उसने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की 1 लाख दूंगी। ये बात सुनकर मैं हैरान परेशान रह गया और मैं इस कदर मजबूर था कि मेरा मुंह खुल गया। मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि 1 लाख कोई कम नहीं था। 1 लाख अगर मैं 1 माह में भेजता और कुछ पैसे अगर यहाँ खर्च के लिए भी रख लेता, तब भी बहुत पैसे बच जाएंगे। तो मेरी बहनों की शादी 1 साल के अंदर ही हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने घर जा सकता था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा और उसके बाद मैंने कोई और बात सोची ही नहीं। बस इतना कहा कि पक्की बात है ना, पैसे तो दे दोगी ना? उसने कहा कि हाँ हाँ, तुम्हारे लिए यह पैसे ज़्यादा होंगे, लेकिन मेरे लिए यह पैसा ज़्यादा नहीं है। रास्ते में जाते हुए उसने मेरा नाम भी पूछा और यह भी कहा कि किस देश से हो। उसके बाद उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। उसने मुझे एक कमरा भी दिया जो दूसरी मंजिल पर था। कमरे के साथ एक बाथरूम भी था। उसने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ इधर ही रहूँगा। मैंने कहा कि मेरा काम? तो उसने कहा कि तुम्हारा काम जल्द ही बता दिया जाएगा, तुम्हें अपना हुलिया ठीक करना है। मैंने अपने आप को देखा। जब मैं शादी करके आया था उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी। अभी भी मेरी उम्र को ज़्यादा नहीं थी। मैं 27 साल का था और 27 साल नौजवान जवानी के वक्त में होता है। लेकिन टेंशन ने मेरी हालत ऐसी बना दी थी कि जैसे मैं 30 साल से ऊपर का आदमी बन चुका हूँ। लोग अपना ख्याल भी रखते हैं, मैंने नहीं रखा था। लेकिन टेंशन से ही इंसान खराब होता है। उसने कहा, पहले तुम्हें अपना होलिया और सेहत सही करना होगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत नज़र आना है, क्योंकि यह काम ही ऐसा है। तब मैं सोचने लगा कि ज़रूर कोई पब्लिक डीलिंग का काम होगा। इसके लिए इंसान को बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए, क्योंकि इंसान की शख्सियत कभी कभी उसके अल्फाज से पहले ही बोल पड़ती है। मैंने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। जो इंसान आपको महीने के 1 लाख दे रहा हो, अगर वह यह कहे कि एक टांग पर खड़े हो जाओ, तो आप ज़रूर एक टांग पर खड़े हो जाएंगे। 5 साल में पहली बार मुझे सुकून की नींद आई। इससे पहले जहाँ मैं काम करता था, एक कमरे में 8 लोग सोते थे। ये हम ही जानते थे कि कैसी रात गुजरती थी और दिमाग में कोई टेंशन भी नहीं थी। जब उसने पैसों के बारे में बताया था, मैं तो उसी के बारे में सोच रहा था। इतने सारे पैसे से तो मेरे सारे दिक्कतें दूर हो जाएंगी।
मैं 6-7 महीने बाद अपनी पत्नी से मिलने जा सकता था, लेकिन मैंने उन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि पैसे आ जाएंगे तो भेज दूंगा और कहूँगा कि कोई अच्छी नौकरी लग गई है। वो लोग यह बात खुद ही समझ जाएंगे। मेरी पत्नी को रुपयों से ज़्यादा मतलब नहीं था। वो बस कह रही थी कि आप वापस आ जाएं। पता नहीं मेरे घर वाले उसके साथ क्या करते थे। वो कुछ बताती भी नहीं थी और मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे कि बार बार उसे फ़ोन कर सकूं। यहाँ से कॉल बहुत महंगी पड़ती थी। अगले दिन मुझे सुबह सुबह ही जगा दिया गया। नींद अच्छी आई थी, इसलिए नींद पूरी हो गई। उस औरत ने मुझे एक आदमी से मिलवाया जिसने कहा कि आज से मैं आपका ट्रेनर हूँ, आपका देखभाल करूँगा। मैंने कहा कि किस बात के लिए ट्रेन करेंगे? तो कहने लगा कि आपको थोड़ा फिट करना है। औरत के कहने पर मुझे मर्दों के कमरे में भेज दिया गया, जहाँ पर मेरे बालों का कलर भी बदल दिया गया। मेरे हाथ पाँव भी साफ करवाए गए, मेरी दाढ़ी शेविंग की गई। मैं पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन ट्रेनर साहब ने मुझे पूरा दिन मुझसे कसरत करवाया और मुझे नए कपड़े भी ला कर दिए। मुझे तो ऐसे सजाया जा रहा था जैसे मैं किसी फिल्म का हीरो हूँ और किसी फिल्म में हीरो का काम करना है। 1 महीने तक मुझे अपना ख्याल रखना था। उस औरत का नाम जो भी हो, लेकिन सब उसको कोको कहते थे। मैंने वहाँ के नौकरों को एक अजीब बात करते हुए सुना। कहने लगे कि ये है नया बकरा जिसको लेकर आई है। वैसे तो यह बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन इधर का नहीं लगता है, बाहर के देश से आया है, तभी तो इसकी बातों में आ गया है। सच कहूँ तो ये बातें सुनकर मैं थोड़ा घबराया और परेशान भी हुआ कि वो किस बारे में बात कर रही थी। क्या कोको पहले भी इस तरह से आदमियों को लाया करती थी? अभी तक उसने मुझे ठीक से नहीं बताया था कि मेरा काम क्या होगा, लेकिन जिस तरह से ये नौकर बातें कर रही थी, ऐसा लगता था कि यहाँ पर मुझे जैसे आदमी आते जाते रहते हैं। शक्ल सूरत का अच्छा था, तो क्या वह मुझे सिर्फ इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मेरी मजबूरी थी? कहीं ये मुझसे शादी तो नहीं करना चाहती थी, तभी मुझे इतना सजा सवार रही थी? लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी उससे शादी नहीं करता, चाहे वो मुझे 1 लाख की जगह 4 लाख देती। मैं तो तब भी उससे शादी नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को दिया ही क्या था, कुछ भी तो नहीं दे सका था। उसने इन 5 सालों के इंतज़ार के बाद अगर मैं उससे बेवफाई करता, उसे 5 साल इंतज़ार के तोहफे में बेवफाई देता, तो फिर मुझसे ज़्यादा जालिम इंसान कोई ना होता। पहले ही मुझ में इतनी मुसीबतें आई हुई थी। मैं उसके दिल से कुछ नहीं लेना चाहता था, लेकिन उस औरत को देखकर लगता ही नहीं था कि वो मुझसे शादी करेगी। इसके पास दुनिया की हर चीज़ थी, दौलत शोहरत थी, घर था, पैसे थे, नौकर थे। वो एक सड़क से उठाए इंसान से शादी क्यों करेगी? उसे एक बार मुझे देखने से मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती थी, और इस तरह के फैसले तो सिर्फ मोहब्बत में ही किए जाते हैं। इसका मतलब कि मैं गलत सोच रहा था। उसने मेरी मदद की थी, मुझे उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। मुश्किलों और तंगी में 5 साल 25 साल की तरह मैंने गुजारे थे, लेकिन अच्छे माहौल में 1 माह कैसे गुजर गया था पता ही न चला। मैंने खुद को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं क्या हो गया था? मैं बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लग रहा था। कोको को बुलाया गया कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने बहुत महंगे कपड़े और जूते पहने थे और मैं खड़ा भी ऐसे था जैसे मुझे बताया गया था कि इस तरह से खड़ा होना है। ट्रेनर आ गया और कोको से कहने लगा कि देखो मैंने क्या कर दिया है। वो कहने लगी कि तुम पर तो मुझे पहले दिन से भरोसा है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ट्रेनर ने कहा कि आपकी नज़र तो जौहरी की है, आप हीरा पहचान लेती हैं। लेकिन वो कहने लगी हीरे तक का रास्ता तो तुम ही हो ना। फिर उसे कहने लगी कि अब बताओ क्या लगता है,
तुम्हें कहाँ तक चलेगा? तो उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 तो कहीं नहीं गया है। वो कहने लगी 1 हफ्ते का? तो वो बड़े बड़े दांत दिखाकर हंस दिए और फिर वो आदमी कहने लगा कि नहीं, 1 रात का। फिर वो दोनों एक साथ हंसने लगे। मैंने कहा कि मुझे अब तो मेरा काम बता दीजिए। उसने कहा कि अब तुम्हें काम नहीं बताना, अब तुम्हें काम करना है। बस तैयार हो जाओ। और ट्रेनर को कहा आज से अच्छा सा कपड़ा देना ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छे लगे। शाम को मुझे फिर से तैयार कर दिया गया और एक बहुत बड़े मॉल में ले गए। यहाँ पर औरतें और मर्द भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, क्योंकि उसकी वजह एक तो मेरे कपड़े और जूते जो बहुत ही महंगे थे, दूसरे मेरे साथ 2 गार्ड्स भी चल रहे थे। ट्रेनर भी मेरे साथ था जो आज मेरा गार्ड बना हुआ था। उसने मेरे हाथ में एक जामुनी रंग का रुमाल पकड़ा दिया। मैंने कहा कि ये क्या है? तो उसने कहा कि तुम्हें हाथ में पकड़ना है और उसे पकड़कर रखना है कि सब लोग इसको देखें। मैंने कहा कि ये सब क्या है? क्या यही मेरा काम है? तो उसने कहा कि हाँ, यही तुम्हारा काम है। दरअसल तुमने जो कपड़े पहने हैं वो ब्रांड के कपड़े हैं और हम चाहते हैं कि लोग तुम्हारी तरफ देखें ताकि लोग हमसे पूछें कि ये कपड़े आपने कहाँ से लिए हैं। इस तरह उनकी मशहूरी होगी और फिर लोग वहीं से कपड़े लेंगे, हमसे उनका पता पूछेंगे और इस तरह दुकान वाले हमें पैसे देंगे। उन पैसों से ही हम तुम्हें तनख्वाह देंगे। तुम्हें रोज़ नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मॉल में आना है। सब लोगों को यही लगना चाहिए कि तुम बहुत ही अमीर इंसान हो, इसलिए हम तुम्हारी नकली बॉडीगार्ड बने हैं। और अब मुझे यह काम समझ आ गया था। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है और बड़ा सीधा है और यहाँ तक कि बहुत ही आसान काम है। मॉल के अंदर एसी लगे हुए थे। 1 घंटे तक तैयार होकर घूमने में इतने सारे पैसे मिल रहे थे। मेरी तो किस्मत खुल गई थी। मुझे तो बहुत अच्छा काम मिल गया था। मुझे कोको के तरफ से कॉल आई और कहने लगी कि तो बताओ काम कैसा लग रहा है। मैंने उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दी। मैंने कहा कि आपने मुझे बहुत अच्छा काम दिया है। यह काम तो बिल्कुल भी मेहनत का नहीं है और इतने सारे पैसे भी मिलेंगे। आप तो मेरे लिए परी बनकर आई हैं, जिसने मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँगा? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा तुम मुझे घर का नंबर दे दो, मैं तुम्हारे घर पहले ही कुछ पैसे भिजवा दूँगी जो कम से कम 50,000 होंगे। मैंने सोचा कि घर वाले तो बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने उसे अपने घर का पता बता दिया और नंबर भी। उसने पैसे भिजवा दिए जो कुछ दिन बाद शायद उन लोगों को मिल जाते। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई और मैं बड़े तरीके और स्टाइल से वहाँ पर घूमने लगा। मैं कोई अनपढ़ जाहिर गवार नहीं था। मेरे लिए यह चीज़ कोई नई बात नहीं थी। मैं बिहार में भी अच्छी तरह तैयार होकर रहता था। ये अलग बात है कि इतने महंगे कपड़े नहीं पहना करता था। मैं ऐसे ही चल रहा था कि अचानक एक औरत मेरे पास आई और मेरे हाथ में जो रुमाल था उसका दूसरा हिस्सा पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ। मैंने कहा कहाँ? तो कहने लगी कि चलो। अभी वो इंग्लिश बोल रही थी। 5 साल में इतनी तो मुझे इंग्लिश आ गई थी, लेकिन वो औरत जिस तरह से पेश आ रही थी, बात मेरी समझ से बाहर थी। उसने मुझे एक हाथ से पकड़ा और इस तरह मुझे अपने साथ ले जाने लगी जैसे उसने मुझे खरीद लिया हो। जो ट्रेनर थे वो भी पीछे हट गए, बल्कि जाते हुए उसने कहा कि जाओ, परेशान होने की बात नहीं है। वो तो मुझे अपने गाड़ी में ले आई और कहने लगी कि चलते हैं। मैंने कहा कि मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसने कहा तुम हाथ में जामुनी रंग का रुमाल लेकर खड़े हो, तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हें कहाँ लेकर जा रही हूँ? जामुनी रुमाल फिर तुमने हाथ में क्यों पकड़ा था? मैंने कहा कि क्या मतलब है, क्या मकसद है इसका? तो उसने मुझे एक बात बताई
उसने कहा कि पुराने ज़माने में जब औरतों को खरीदा जाता था तो खरीदने वाली औरत के हाथ में जामुनी रंग का रुमाल पकड़ा दिया जाता था। यही रस्में आगे चलती गई और आज जिसको भी ख्वाहिश पूरी करनी होती है उसके हाथ में रुमाल निशानी के तौर पर पकड़ा दिया जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। जामुनी रंग का मतलब इस चीज़ की तरफ इशारा है कि मैं इस काम के लिए राजी हूँ। यह बात सुनकर मेरे रूह कांप गए थे। इसलिए उस औरत ने मुझे पकड़ा और मेरा हुलिया भी ठीक करवाया। और अब वह अपने ट्रेनर से कह रही थी कि एक रात के 7,000 तो इसी बारे में बात कर रही थी। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि माफ़ करना, मैं यहाँ यह काम नहीं करता हूँ। वह मुझे बुरे नामों से पुकारने लगी, मुझे बुज़दिल कहने लगी कि अगर यह काम नहीं करनी तो फिर यह हुलिया क्यों बना रखा है। मैं वहाँ से ऐसे भागा कि उस औरत के हाथ न लगा। वो बाद में मुझे ढूंढती भी नहीं। फिर मुझे एक अच्छा इंसान मिला। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी मदद की और कहा कि तुम्हें तुम्हारे देश वापस भिजवा सकता हूँ, क्योंकि मैं हर महीने गरीबों को पैसा देता हूँ और मैं इसी तरह के लोगों का मदद करता हूँ। उस इंसान का भगवान भला करे जिसने मुझे वापस भिजवा दिया। वापस आया, अपनी माँ, बहनों और पत्नी से मिलकर दिल को बहुत सुकून मिला। पत्नी से भी मिला और इस बात की खुशी हुई कि मैंने उसके साथ बेवफाई नहीं की थी। जो उस औरत ने घर पर पैसे भेजे थे उसको घर वालों ने इस्तेमाल नहीं किए थे। मैंने सोचा कि मैं यहीं पर काम करूँगा। उन पैसों से मैंने काम शुरू किया। हम गरीब इंसान हैं, हम थोड़ी सी परेशानी से बहुत परेशान हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, जबकि सबका मालिक ऊपर बैठा है। मेरी बहनों की शादी हो गई, हमारे यहाँ औलाद भी हो गए। 3-4 साल मुश्किल थे, लेकिन अब ज़िंदगी अच्छी हो गई है। सोचता हूँ कि बिना वजह अपनी ज़िंदगी के 5 साल मुसीबत में काटे और अपनी पत्नी को भी इंतज़ार करवाया। मैं ये नहीं कहता कि परदेश ना जाए, लेकिन ये सारी बातें दिमाग में रख कर जाए, क्योंकि वहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं पढ़ा लिखा था, समझदार था, यूं ही हालात से डर गया और बाहर जाने का इरादा कर लिया। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है और यहीं पर मैंने सब कुछ बना लिया है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।